स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा जो है पार्ट 8वां चल रहा है प्रदूषण। इस पार्ट में देखिए सबसे पहले हमने हवा प्रदूषण क्या होता है और उसके प्रतिबंधात्मक उपाय हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम जल प्रदूषण क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जल प्रदूषण में देखिए एक चित्र वहाँ पे बताया गया है। उस चित्र में देखिए अगर आप देखेंगे, देखिए गटर से पानी आ रहा है, अलग अलग प्रकार का कचरा अभी वहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जल प्रदूषण मीन्स पानी क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिसे हम उपयोग नहीं कर सकते। अगर उपयोग करेंगे तो फिर क्या हो जाता है कि हमें अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। फिर इसमें पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, पौधे रहते हैं, मछलियाँ रहती है, तो पानी दूषित जहरीला होने की वजह से उनका भी जीवन नष्ट हो जाता है। या मानव भी अगर उसे इस्तेमाल करता है या उसके आसपास में अगर किसी का मतलब निवास है, वहाँ पे रहता है, तो उसको भी समस्या होती है। देखिए प्राकृतिक और बाह्य घटकों के मिश्रण से पानी जब अस्वच्छ विषैला होता है, जब उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जिसके कारण सजीवों को हानि पहुंचती है। देखिए होता क्या है कि प्राकृतिक और बाह्य घटक पानी के अंदर जब मिल जाएंगे तो पानी क्या हो जाएगा, अस्वच्छ हो जाएगा और विषैला जहरीला हो जाएगा। जब उसमें कि क्या हो जाएगी बताए, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे वहाँ से कम हो जाएगी और जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो जिसके कारण सजीवों को क्या पहुँचेगी, हानि पहुँचेगी और संसर्गजन्य रोगों का, अन्य संक्रामक रोगों का भी फैलाव होगा। तब जल प्रदूषण हुआ ऐसा कहा जाता है। तो जल प्रदूषण हुआ ये सब हम कम बता सकते हैं जब क्या होगा पता है, प्राकृतिक और बाह्य घटक से पानी अस्वच्छ और विषैला यानी जहरीला हो जाएगा और उसमें की ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी और संसर्ग रोग और अन्य संक्रामक रोगों का भी वहाँ पे क्या होगा, फैलाव हो जाएगा। तब हम उसे कह सकते हैं कि जल प्रदूषण हुआ है। देखिए मीठे अथवा समुद्री जल के प्रदूषण में देखिए भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों का समावेश होता है। पानी मीठा हो चाहे समुद्री, मतलब जो समुद्री जल हो चाहे पानी मीठा, तो उसमें क्या होता है कि भौतिक और रासायनिक और जैविक परिवर्तन होता हुआ आपको वहाँ पे दिखाई देगा। तो जल प्रदूषक यानी पानी को दूषित करने वाले घटक कौन से हैं, देखिए उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है देखिए जैविक जल प्रदूषक। जैविक मतलब देखिए जैसे सजीव होते हैं उसमें ज़्यादातर शैवाल है। शैवाल आपने देखा होगा पानी के जब एक खड्डा, अभी बारिश के मौसम में जहाँ पे खड्डे मतलब होते हैं वहाँ पे ऊपर अगर हम देखेंगे तो हरा हरा देखिए वनस्पति की तरह दिखाई देता है, तो वो शैवाल होता है। फिर जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव, इनके कारण पानी पीने योग्य नहीं होता अथवा इन जैविक अशुद्धियों के कारण वहाँ पे रोग फैलने लगेंगे। तो पानी के अंदर जब शैवाल, जीवाणु, विषाणु और परपोषी सजीव बढ़ जाते हैं तब वो उसमें वो रहने की वजह से, क्योंकि उनका अस्तित्व वहीं पे होता है, वो अपना जीवन वहीं पे बिताने लगते हैं, तो पानी पीने योग्य वहाँ पे नहीं होगा और इसी की वजह से वहाँ पे अशुद्धियाँ हो जाएगी और उसी अशुद्धि के कारण मतलब रोग का क्या होता है, फैलाव हो जाता है। दूसरा देखिए असेंद्रीय जल प्रदूषण। असेंद्रीय मतलब सूक्ष्म रेती के कण, धूलि के कण और मिट्टी के कण, ऐसे तैरने वाले पदार्थ, क्षारों के अवशेष जैसे आर्सेनिक, कैडमियम, सीसा, पारा, इनके यौगिक और रेडियोधर्मी पदार्थ के अवशेष जो है अगर पानी के अंदर मिलेंगे तो पानी पूरी तरह से क्या होगा, दूषित होगा, एकदम जहरीला होगा। फिर सेंद्रीय जल प्रदूषक तणनाशक होते हैं, कीटकनाशक है, खाद जो उर्वरक होता है जो मिट्टी में मतलब हम डालते हैं, जो पौधे को डालते हैं कि पौधा अच्छा होने के लिए, और मैला युक्त जल उसी प्रकार कारखानों के जो उत्सर्जक होते हैं, जो कारखाने, बड़े बड़े कंपनी, फैक्ट्री से जो पानी निकलता है वो क्या किया जाता है पता है, नदी में छोड़ दिया जाता है। तब ये सभी घटकों के कारण जो है वहाँ पे क्या होता है, प्रदूषण होता है और पानी जो है क्या हो जाएगा, जहरीला बन जाएगा, जो हमें पीने योग्य होता नहीं है। तो देखिए तमिलनाडु राज्य में देखिए चमड़ा उद्योग के बहुत केंद्र है। एक विशेष जानकारी बताया गया, तमिलनाडु में देखिए चमड़ा उद्योग बहुत है। उसमें से देखिए बाहर निकलने वाला दूषित पानी पलार इस नदी में छोड़ा जाता है, जिसके कारण इस नदी को पतझर यानी गटर नदी कहा गया है। देखिए तमिलनाडु में एक नदी मिलेगी जिसका नाम है पलार, लेकिन लोग उसे क्या कहते हैं, पतझर। पतझर यानी क्या है कि गटर की नदी, क्योंकि क्या होता है कि उसमें चमड़ा उद्योग है ना, क्योंकि चमड़ा तो अच्छा नहीं होता है। अब जब चमड़ा जो सब बनता है वहाँ पे चमड़ा उद्योग, क्योंकि चमड़े की चप्पल, जूते, बैग, पर्स एक्सेट्रा, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो उससे जो भी कचरा वगैरह निकलता है तो नदी में जब जाएगा तो नदी पानी का मतलब नदी का पानी दूषित हो जाएगा
इसलिए उसका नाम ही लोगों ने रख दिया है गटर नदी। ठीक है, सो ऐसे ये सब ये जल प्रदूषक है। जल प्रदूषक का मतलब मैंने पहले ही बताया था कि प्रदूषक का अर्थ होता है कि जो घटक पानी को दूषित करेंगे या अन्य मिट्टी को दूषित करेंगे, हवा को दूषित करेंगे, जो भी है, जो घटक जिस पदार्थ को दूषित करेगा उसका वो क्या हो गया, प्रदूषक हो गया है। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, जल प्रदूषण के कारण, उसके कारण क्या होते हैं। देखिए पहला है प्राकृतिक कारण और उसका परिणाम क्या होता है। प्राकृतिक में देखिए पहला है जलपर्णी में वृद्धि, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होना। जलपर्णी से वृद्धि होती है तो देखिए क्या होगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और पानी का प्राकृतिक जो गुणधर्म होता है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। पदार्थों का सड़ना, जब पदार्थ सड़ जाते हैं, कौन से, प्राणी अथवा वनस्पति के अवशेष के सड़ने एवं ये संदूषण के कारण पदार्थ धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, सड़ने लगेंगे, और ये सब पानी में जब मिक्स होते हैं तो पानी में क्या होगा, प्रदूषण होगा। तलछट अवसाद के कारण, नदी के पानी प्रवाह के कारण और नदी का पात्र बदलने के कारण जो है ये तलछट और अवसाद, मतलब नीचे जमीन के नीचे जो कचरा तैयार होता है ना, इसके कारण। मिट्टी का क्षरण होना, मिट्टी का क्षरण होने के कारण देखिए क्या होगा, अनेक जैविक और अपजैविक घटक वहाँ पे क्या हो जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे। फिर बाद में देखिए कवक, पानी में सड़ने वाले देखिए सेंद्रीय पदार्थ और फफूंदी और जीवाणु की वृद्धि होने से। शैवाल, क्या होता है कि शैवाल की अतिरिक्त वृद्धि होने के कारण पानी वहाँ पे क्या हो जाता है, अस्वच्छ हो जाएगा। कृमि, मिट्टी में पाए जाने वाले कृमि वर्षा के जल में प्रवाहित होते हैं। कृमि मतलब जो छोटे छोटे कीड़े की तरह होते हैं, जैसे केचुआ होता है ना, बस उसी की तरह ये होते हैं। तो ऐसे देखिए कुल मिला के 7 कारण जो मतलब जो कारण है यहाँ पे, ये जल प्रदूषण के कारण है, जो कैसे, ये प्रकृति के हिसाब से होते हैं, जो प्रकृति उसको ख़राब कर देती है। प्रकृति का तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हानिकारक होता है मानव निर्मित, जो मानव जिस तरह से एक्टिविटी करता है उस हिसाब से तो बहुत ही घातक है। सबसे पहला निवासी क्षेत्र का संदूषित पानी, यानी गांव के शहरों का संदूषित पानी, मैला नदी के बहते पानी में, जलाशय में छोड़ दिया जाता है। घर में जितना भी सारा हमारा पानी, गटर बिटर सब, बाथरूम वगैरह, वॉशरूम सब जो रहता है, हम सब नाला जो है नदी से कनेक्टेड है। जितनी भी सारी गंदगी है पूरा नदी में चली जाएगी, यानी पानी में, जलाशय में छोड़ दी जाती है, तो पानी प्रदूषित होगा ही होगा। औद्योगिक संदूषित पानी, यानी जहाँ पे कपड़ा, शक्कर, कागज, लोहा, चमड़े का उद्योग और दूध प्रक्रिया जैसे उद्योग से देखिए रंग निकलता है, विरंजक रसायन होते हैं, चमड़े के टुकड़े होते हैं, तंतु होता है, पारा होता है, शीशा इत्यादि सब जो पदार्थ होते हैं पानी में छोड़ दिए जाएंगे। अभी जब इतने सारे पदार्थ पानी में जाएंगे तो पानी तो क्या होना है, पानी को तो खराब होना ही है। फिर होता है खनिज तेल का रिसाव, यानी कि देखिए यातायात के समय देखिए तेल का गिरना, खनिज तेल होता है मतलब पेट्रोल, डीजल, रॉकेट वगैरह सब निकाला जाता है ना, तो ये समुद्र के अंदर से जब उसको निकाला जाता है तब वो क्या हो जाता है कि उसका तेल का गिरना, रिसाव होना, टैंकर की सफाई करते समय पानी पर तेल की परत तैयार होना, तो ये सब की वजह से वहाँ पे पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। फिर चौथा, खाद और कीटाणुनाशक का उपयोग। हम देखिए रासायनिक और फॉस्फेटिक नाइट्रोजन युक्त का खाद का इस्तेमाल करते हैं खेत में पौधा बढ़ने के लिए, और एड्रीन, क्लोरीन, कार्बन युक्त कीटनाशक भी पानी के साथ मतलब हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो पानी मतलब मान लो हम फवारनी कर रहे हैं, मतलब फवारा कर रहे हैं, मतलब जो कीड़े मकोड़े बैठते हैं ना पौधे के ऊपर, बाजू में मान लो नदी है, नदी से आप मतलब वो घड़ा जो बाल्टी भर के लेके आ रहे हो, फिर मशीन में इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको हाथ को लगा, बाल्टी को लगा, जो रसायन वगैरह होता है नदी में जाके नदी को क्या करेगा, दूषित करेगा। और अन्य कारण जैसे नदी के पानी में देखिए मलमूत्र विसर्जित करना, गाय भैंस वगैरह हम उसी में धोते रहते हैं, फिर कपड़े उसी में धोते रहते हैं, फिर अंबाड़ी रामबास पानी में सड़ाना, तो ये आदि के कारण वहाँ पे धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। और अस्थि विसर्जन में देखिए और निर्माल्य पानी में डालना, देखिए लोग क्या करते हैं कि पवित्र नदियाँ होती है करके पानी का मतलब अस्थियों का विसर्जन, राख का विसर्जन नदी में कर देते हैं। और औष्णिक विद्युत केंद्र से संदूषित पानी भी उत्सर्जित वहाँ पे होने लगता है। औष्णिक मतलब जो होता है उष्मा से जहाँ पे विद्युत ऊर्जा निर्माण केंद्रित होता है, जहाँ पे कोयला वगैरह होता है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उससे धीरे धीरे क्या हो जाता है, पानी प्रदूषित होने लगता है। तो ये सब प्रक्रिया वहाँ पे घटित होगी और वहाँ पे ये कुछ परिणाम जो है आपको वहाँ पे भुगतने पड़ेंगे। तो सब कारण है, मानव निर्मित कारण है, प्राकृतिक कारण। अब ये सब होने के बाद में देखिए क्या होगा, पता है कि बहुत ज़्यादा अनेक परिणाम जो है अन्य सजीवों के भी होते हैं और सबसे ज़्यादा तो मानव को ही होता है। मानव पर होने वाला परिणाम देखिए क्या होता है, प्रदूषित पानी के कारण देखिए अतिसार होता है, पेचिश यानी जिसको बोलते हैं डायरिया, जुलाब होने लगता है।
पीलिया होगा, विषम ज्वर, त्वचा का रोग होगा, नारू, छोटे छोटे कीड़े तैयार होंगे पानी में, और पाचन संस्थान के अन्य संबंधित वहाँ पे मतलब बीमारी आपको हो सकती है। सेकंड में देखिए फिर यकृत है, फिर मूत्राशय, मस्तिष्क का विकार होता है, अस्थि व्यंग का होता है, और उच्च रक्तदाब। ये सभी विकार जो है, ये सभी बीमारियाँ इंसान को होने की संभावना होती है। परिसंस्था पर होने वाले परिणाम। परिसंस्था मतलब जो पर्यावरण होता है, परिवार में जो सजीव लोग और निर्जीव लोग होते हैं, तो ऐसे दोनों के घटक के ऊपर देखिए क्या परिणाम होता है। सबसे पहला तो देखिए वहाँ पे वनस्पति के वृद्धि में रुकावट आती है। देखिए क्या होगा कि यह वनस्पति के वृद्धि में रुकावट आएगी, वनस्पति प्रजातियों का नाश होगा, पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। लवण मतलब पानी खारा दिखाई देगा, जो पीने योग्य होता नहीं है। जैसे नमक का टेस्ट होता है ना, वैसे मतलब पानी का टेस्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मीठा पानी है वो खारा बन जाएगा, और जो खारा पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। और पानी में घुलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जो पानी में घुलने वाला भी ऑक्सीजन होता है, उसकी मात्रा वहाँ पे कम हो जाएगी। फिर जल परिसंस्था जो होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब जल के अंदर इतने सारे कीड़े मकोड़े सब रह जाते हैं जो एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, फिर उनकी संस्था भी बिगड़ जाएगी। जलचरों की मृत्यु होगी। जितने भी सारे जलचर प्राणी होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, वो सभी की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और समुद्री पक्षियों पर भी इसका परिणाम होता है। तो जितने भी सारे समुद्र पे रहने वाले जो पक्षी होते हैं, उनके ऊपर भी उसका परिणाम होने लगता है। अन्य परिणाम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर देखिए पानी के प्राकृतिक और भौतिक गुणधर्म में भी परिवर्तन हो जाएगा। जो प्राकृतिक के हिसाब से गुणधर्म है और जो भौतिक के हिसाब से गुणधर्म है, वो भी बदल जाएगा। पानी का रंग और स्वाद भी बदल जाएगा। पानी के उपयुक्त जितने भी सारे जीव जंतु होते हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। मिट्टी की उर्वरता पर परिणाम होता है। मिट्टी मतलब जिस तरह से अच्छी है, उसका जो प्रमाण अच्छा होता है, वो प्रमाण भी मतलब अच्छा है, जो मतलब कम हो जाएगा। और फसलों में देखिए विशेष तत्व क्या हो जाते हैं, समाविष्ट हो जाएंगे। बस इसी तरह के देखिए मानव पे होने वाले परिणाम, परिसंस्था के और अन्य परिणाम। तो जब हम पानी को प्रदूषित करेंगे तो इतना सारा परिणाम जो है हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी जो क्या है कि जल को प्रदूषित करना नहीं चाहिए। तो इस तरह की अन्य समस्याएं भी वहाँ पे देखिए क्या हो जाती है, निर्मित होती रहती है। तो ये सब आपको जो है वहाँ पे सोच समझ के करना होता है कि आपको पानी को दूषित करना है कि नहीं करना है। ये सभी घटकों का विचार करने के बाद में पता ही चल रहा है आपको कि हमें प्रदूषण बिल्कुल भी क्या है करना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रदूषण करते हैं तो हम लोग क्या होगा, उसका नुकसान जो है हमें ज़्यादातर क्या होगा, हमें ही खुद को ही क्या होता है परिणाम भुगतना पड़ता है। लास्ट वाला है देखिए अभी मृदा प्रदूषण। देखिए पृथ्वी पर जमीन के कुल विस्तृत भाग में से कुछ बर्फाच्छादित है। मतलब जमीन का जो भाग होता है, कुछ में क्या है बर्फ है, कुछ भाग मरुस्थली मतलब जहाँ पे रेत पाई जाती है, तो कुछ भाग में पर्वत और पहाड़ों द्वारा घिरा। मतलब कहीं पे आपको विस्तृत बर्फ मिलेगा, कहीं पे मतलब रेत मिलेगी, कहीं पे पर्वत पे और कहीं पे पहाड़। और मनुष्य के उपयोग के लिए ज़मीन बहुत कम है। मतलब देखिए क्या है कि जितना भी सारा ज़मीन होता है, हमारा जितना भी सारा ज़मीन है, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा तो बर्फ़ छाई हुई है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, फिर पर्वत का भाग है। तो ये सब के लिए जो इंसान के लिए जो ज़मीन उपयोग में लाना चाहिए ना, उतना मतलब ज़मीन जो है क्या है हमारे लिए बचा ही नहीं है। तो जितना बचा है उसको भी हम दूषित करते हैं। जैसे देखिए मिट्टी के भौतिक, जैविक और रासायनिक गुणधर्मों में प्राकृतिक रूप से और मानवीय हस्तक्षेप के कारण जो परिवर्तन होता है, जिसके कारण उसकी उत्पादक क्षमता में कमी आती है, तब मिट्टी का प्रदूषण हुआ, ऐसे हम करते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से और मानव का हस्तक्षेप, ये दोनों कारणों की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है कि मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी में जो अच्छा गुणधर्म हो जाता है वो रहता नहीं है। तो इसकी वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, मिट्टी के उसमें परिवर्तन हो जाता है। तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे मिट्टी का प्रदूषण हो गया है, मिट्टी का प्रदूषण वहाँ पे हो गया है, ऐसा हम वहाँ पे कह सकते हैं। देखिए मृदा प्रदूषण के परिणाम, उसका परिणाम देखिए वहाँ पे क्या होता है, आपको समझ में लेना चाहिए कि परिणाम क्या होते हैं। देखिए पहला तो है कारखानों का क्षारयुक्त अम्लयुक्त पानी मिट्टी में मिलने से मिट्टी क्या हो जाती है पता है, अनउपजाऊ हो जाएगी। यानी देखिए क्या होगा, मिट्टी में क्षार मिलेगा, अम्लयुक्त पानी मिलेगा, और मिट्टी में मिलने से ये सब मिट्टी क्या हो जाएगी पता है, अनउपजाऊ हो जाएगी। मतलब किसी काम की होगी नहीं, हम बाद में उसको उपयोग
मतलब बाद में उसका उपयोग अच्छे से हम लोग कर नहीं सकते हैं। फिर सेकंड देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ और अन्य प्रदूषक मिट्टी में फसलें, पानी और मानव भोजन श्रृंखला में प्रवास करते हैं। जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, अन्य प्रदूषक जो है मिट्टी में प्रवेश करने की वजह से फिर क्या हो जाता है कि वो वही पानी और मानव के भोजन श्रृंखला में फिर से आ जाते हैं, तो ये फिर मृदा प्रदूषण हो गया। तीसरा देखिए, मृदा प्रदूषण के कारण देखिए जल प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा। कारण विषैले पदार्थ मृदा में नजदीक से जल स्रोत अथवा रिसकर भूगोल में जब प्रवेश करते हैं और उसी प्रकार जीवाणु के कारण विविध रोगों का भी कहाँ पे एक प्रसार होता है। क्योंकि पानी मतलब मिट्टी है, तो मिट्टी से मतलब उस पर पानी वगैरह सब जाता है, तो पानी से भी मिट्टी में प्रदूषण हो सकता है। देखिए, मृदा प्रदूषण का वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के साथ में संबंध क्या होता है। देखिए, गीले कचरे का खाद में रूपांतर न करके उसी स्थान में रहने पर मिट्टी का प्रदूषण होगा। जो गीला कचरा है ना, उसको हमें खाद में रूपांतरण करना चाहिए। अगर हम उसका खाद में रूपांतर नहीं करेंगे तो मिट्टी का प्रदूषण जरूर होगा, और बाद वह जब सड़ता रहेगा, विघ्न होगा, उसमें से हानिकारक जीवाणु की वृद्धि होगी, उसमें कृमि तैयार होंगे और वो बहते पानी में मिलकर वो फिर से क्या हो जाएंगे, प्रदूषित हो जाएंगे। मतलब ये एक दूसरे के साथ में तीनों का नज़दीक का संबंध है। कृषि के लिए कीटकनाशक का रासायनिक उर्वरक तृणनाशक के लिए हम उपयोग करते हैं, जिसके कारण देखिए मृदा प्रदूषण भी होता है। जो कीटकनाशक को देखिए फव्वारा जाता है ना, खेत में हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी भी उसके साथ में खराब हो जाएगा और पानी भी वहाँ का खराब हो जाएगा। कीटकनाशक और तृणनाशक का अधिक मात्रा में उपयोग करने उसके फव्वारे के कारण रसायन हवा में मिलते हैं और वायु प्रदूषण होगा। तो हम फव्वारते हैं, मतलब वहाँ पे जहर होता है ना, वही जहर वाला अगर हवा के साथ मिक्स हो गया तो श्वसन संस्थान में हमारे ऊपर परिणाम होगा, अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। उसी प्रकार रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग करने पर वहाँ पे रसायन पानी में मिल जाते हैं और वहाँ पे क्या होगा, जल का प्रदूषण हो जाता है। फिर मानवीय मलमूत्र है, जानवर पक्षी की विष्ठा, तो ये सब मिट्टी में मिलाने के कारण भी मृदा प्रदूषण हो जाता है। यह गंदगी उस स्थान पर जैसे कि वैसे रहने पर उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकल सकती है और दुर्गंध फैलेगा। अभी दुर्गंध फैलेगा मतलब फिर श्वसन संस्थान को प्रॉब्लम। ये गैसें अब अगर हवा में मिल जाती है तो वायु प्रदूषण होगा, और यही गंदगी यदि पानी में मिल जाती है तो फिर क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। तो प्रदूषण प्रतिबंध व नियम, तो प्रदूषण के ऊपर नियंत्रण प्रतिबंध लाने के लिए सरकार जो है अलग अलग नियम बनाता है। तो प्रदूषण के लिए भी नियम है। तो देखिए, प्रदूषण नियंत्रण और नियमन रखने उसे भारत सरकार ने कुछ कानून बनाए गए हैं। उसके लिए पहला कानून है देखिए, जल प्रदूषण प्रतिबंध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974। दूसरा है हवा प्रदूषण प्रतिबंध अधिनियम 1981, और तीसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये तीन नियम मतलब अलग अलग कानून के लिए वहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें जैव वैद्युतीय कूड़ा, धोखादायक उत्सर्ग, ठोस कचरा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, इन सभी के विषय में विविध नियम और कानून अस्तित्व में है। अगर हम ऐसा करते हैं, प्रदूषण वगैरह करते हैं, अभी पिछले दौरान में देखिए जो कोई थूकता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल करता है, तो गवर्नमेंट ने देखिए 500-1000 रुपये जो भी फाइन लगाया था, बराबर कि नहीं। तो वैसे ही है, क्योंकि प्रदूषण ना हो। कारखानों, औद्योगिक वसाहत, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि संस्था द्वारा भी उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में नियमों का पालन होता है नहीं, इस पर निगरानी रखने का काम महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडल और केंद्रीय प्रदूषक नियामक मंडल अथवा शासकीय संस्था द्वारा किया जाता है। मतलब ये हमारा गांव होता है, शहर, जिला, तालुका जो भी होता है, तो सबके ऊपर नियंत्रण होता है कि कौन प्रदूषण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, क्या क्या सब चल रहा है। ये सभी के ऊपर जो है वहाँ पे नियंत्रण रखा जाता है। इस तरह के ऐसे प्रदूषण के लिए मतलब है नियंत्रण बनाए गए, तो जिसका हमें पालन करना चाहिए और बिल्कुल भी हमें प्रदूषण करना नहीं चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट देखिए, ये जो प्रदूषण हमारा पाठ है यहीं पर ख़त्म होता है। डाउट है तो आपको पूछ लेना है, उसके बाद में आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे।